प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु है। तो विनाइट्रीकरण का मतलब होता है कि मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनिया के यौगिक को फिर से नाइट्रोजन में बदल देना, नाइट्रोजन गैस में बदल देना, ये कहलाता है विनाइट्रीकरण। और ये काम किया जाता है थायोबैसिलस माइक्रोबैसिलस के द्वारा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। घोंघा, सीप, कटल फिश, ऑक्टोपस निम्न में से किस संघ के जीव हैं? तो ये हैं मोलस्का संघ के जीव हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। मोलस्का संघ के जीवों का शरीर काफ़ी कोमल होता है। कुछ जीवों का शरीर कैल्शियम निर्मित कवच के अंदर होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं। तो पादप कोशिकाओं में वर्णक माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। लाइसोसोम उपस्थित होता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। लवक में उपस्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं में वर्णक लवक में उपस्थित होते हैं जो कोशिकाओं को रंग प्रदान करते हैं। सो राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है। तो केवल पुंकेसर की उपस्थिति नहीं, केवल अंडप की उपस्थिति नहीं, अंडप एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति। राइट ऑप्शन सी होगा। उभयलिंगी वे पुष्प होते हैं जिनमें मादा जननांग अंडप एवं नर जननांग पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे मटर एवं गुड़हल का पुष्प। तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, अंडप एवं पुंकेसर दोनों की उपस्थिति। कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, ये सही है। डाइसैकेराइड्स का जल अपघटन संभव है, ये सही है। पॉलीसैकेराइड्स जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांशतः पॉलीसैकेराइड्स जो है जल में अघुलनशील होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। मोनोसैकेराइड्स का जल अपघटन किया जा सकता है, नहीं। ये जो कार्बोहाइड्रेट के जो 3 कैटेगरी है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, यानी शुगर के 1 मॉलिक्यूल से मिल करके बनता है मोनोसैकेराइड्स, और उसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। और डाइसैकेराइड्स जिसमें जो कि शुगर के 2 मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, और पॉलीसैकेराइड्स शुगर के मोर देन 2 मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। इन दोनों का, यानी डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स से दोनों का जल अपघटन किया जा सकता है, लेकिन मोनोसैकेराइड्स का नहीं किया जा सकता है। तो 4 जो है ये गलत है। 1 2 3 सही है, तो केवल 1 2 3 राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? तो वो है पोटेशियम। राइट ऑप्शन सी होगा। अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? तो ग्लूकॉन जो है वो अल्फा कोशिका से निकलता है, इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलता है, और पॉलीपेप्टाइड गामा कोशिका से निकलता है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा और ये गामा से निकलता है। तो अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होता है? पॉलीपेप्टाइड। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है, यानी लीवर में, और ये फिल्टर किया जाता है वृक्क के द्वारा, यानी किडनी के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, और सोने की बीमारी यानी स्लीप सिकनेस, ये जो बीमारी होती है ये भी प्रोटोजोआ से होती है, ट्रिपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। ये 9th क्लास के साइंस में दिया हुआ है, ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ से। तो इसमें से निम्न में से प्रोटोजोआ जनित कौन सा रोग है? 2 है, मलेरिया और सोने की बीमारी। चेचक जो है वायरल जनित रोग है। राइट ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? तो जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी पदार्थ के तीनों फेजेस, तीनों स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसको कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो 611.65 पास्कल होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। 9.467 × 10⁻15 का कोटि मान कितना है? कोटि मान यानी रेंज कितना है? तो जब हम 10 टू दी पावर में लिखते हैं तो 10 का जो पावर आता है वो कोटि मान होता है, यानी रेंज होता है, 15 होगा। राइट ऑप्शन सी। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? तो वो है अपकेंद्रीय बल, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे दूध से मक्खन निकालना हो
दूध से मक्खन निकालना हो या दही से घी निकालना हो, उसको सर्कुलेट करवाया जाता है। तो जब सर्कुलेट करवाया जाता है तो सर्कुलेट करवाने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, यानी अभिकेंद्र बल कहा जाता है। और सेंटर के बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको अपकेंद्र यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही मिल्क से बटर अलग हो जाता है और कर्ड से घी अलग हो जाता है। तो अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता कब है? जब ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में वह एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जिसको स्यूडो फोर्स कहा जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स ही है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कार्य का मान किन किन परिस्थितियों में शून्य हो सकता है? तो हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसको और थोड़ा हम आगे बढ़ाएं तो एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा। थीटा क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो वर्क डन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और दोनों के बीच के एंगल पे। यदि एफ इज इक्वल टू 0 हो तो भी वर्क डन 0 होगा, यदि डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो भी वर्क डन 0 होगा, और यदि कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो, कॉस थीटा का वैल्यू 0 का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो भी वर्क डन 0 हो गया। यानी तीन केसेस में वर्क डन 0 हो सकता है, फोर्स 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या फिर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो जब आरोपित बल शून्य हो तो वर्क डन 0 होगा, जब विस्थापन शून्य हो वर्क डन 0 होगा, बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो तो भी वर्क डन 0 होगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी वस्तु का भार यानी उसका वेट क्या होता है? अर्थ जितने फोर्स से अपने सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है वही उसका वेट यानी उसका भार होता है। और वेट जो है वो mg है, mg में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, m ऑब्जेक्ट का मास है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है कैपिटल G कैपिटल m/r²। G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। m कैपिटल M, यहाँ पे कैपिटल M है, मास ऑफ द अर्थ है, इसका वैल्यू होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और r रेडियस ऑफ द अर्थ है। कितना होता है रेडियस ऑफ द अर्थ? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। इस तरीके से हम देखते हैं तो वेट ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए अर्थ कम्प्लीटली स्फेरिकल शेप की तो है नहीं, ये पोल पे चपटी है मतलब पोल पे रेडियस का वैल्यू कम है। तो जहाँ पे रेडियस का वैल्यू कम होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, और एक्सेलरेशन ध्रुव टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा। तो पोल पे वेट ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे वेट कम होगा। तो ध्रुवों पे अधिक होगा, राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है। परम दाब एवं वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दाब का कहलाता है, ये सही है। गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है। गेज प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो प्रेशर मेजर किया जाता है उसके कंपैरिजन में उसको गेज प्रेशर कहा जाता है। तो जब प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है तो उस केस में गेज प्रेशर का वैल्यू पॉजिटिव, और जब प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है तो उस केस में गेज प्रेशर का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है नहीं, गेज प्रेशर का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, ये सही है। तो इसमें से बी गलत है, 1 सही है, 1 सही है, 3rd सही है एंड 2 गलत है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही है 1 एंड 3, राइट ऑप्शन सी होगा। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव जो है उसकी तरंगे यानी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि ऑडिबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के
20 किलो हर्ज यानी 20,000 हर्ज तक होता है रेंज। तो 20 हर्ज से लेस वाली फ्रीक्वेंसी के साउंड को कहा जाता है इंफ्रासोनिक, और 20,000 से ग्रेटर के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक। तो प्रासरब यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ज से अधिक। राइट ऑप्शन सी होगा। विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई है, विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई है। तो हम जानते हैं कि Q यानी हीट लॉस्ट या हीट गेन इज इक्वल टू होता है एमएस डेल्टा टी। एमएस डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है? इंक्रीज या डिक्रीज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है डेल्टा टी। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से Q बाई एम डेल्टा टी, एम डेल्टा टी। तो Q को हम जूल में मेजर करेंगे, एम को मास को हम केजी में मेजर करेंगे, और डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन या जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो जूल पर केजी पर केल्विन राइट ऑप्शन ए होगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। तो यदि हम विजिबल रेंज की बात करें तो विजिबल रेंज होता है 400 नैनोमीटर, मान लीजिए 400 नैनोमीटर, या यूँ कहें कि 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 750 कह लीजिए, या फिर 780 नैनोमीटर, 780 नैनोमीटर मान लेते हैं। 780 नैनोमीटर का मतलब हुआ 7800 एंगस्ट्रम तक। ये है ऑडिबल विजिबल रेंज। तो यहाँ पे 400 नैनोमीटर के आसपास में वायलेट, और ये 780 नैनोमीटर कहिए या 7800 एंगस्ट्रम कहिए, इसके आसपास में क्या होगी? रेड कलर का होगा। रेड कलर का वेवलेंथ विजिबल में सबसे ज़्यादा होता है। तो रेड कलर जो होगा इसी के आसपास में होगा, 7800 एंगस्ट्रम या 780 नैनोमीटर के आसपास में होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया 6200 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच में यही परास होगा लाल रंग का। राइट ऑप्शन सी होगा। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण है। तो विद्युत फ्यूज में जिस मिश्र धातु का यानी जिस एलॉय का यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? मान लीजिए कि एक वायर आ रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर फ्यूज लगाया गया है, एक वायर इसमें लगा दिया गया है, और मान लीजिए कि सर्किट में सडन करंट इंक्रीज हो जाता है। तो सडन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट होगा कितना? I²RT। तो यदि रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ये जो फ्यूज में वायर लगाया गया है उसका, तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा। ज़्यादा हीट जनरेट होने की वजह से, और यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो मेल्ट कर जाएगा और यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। और जब कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो घर में लगे हुए जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सुरक्षित बच जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो जो फ्यूज वायर के रूप में जिस मिश्र धातु यानी एलॉय का यूज किया जाएगा उसमें क्या गुण होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? एक तो उसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होना चाहिए ताकि जल्दी से गल जाए यदि करंट का वैल्यू सडन इंक्रीज होता है। तो निम्न गलनांक यानी लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, और उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात यानी डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ को प्रतिपादित किया था। कांस्टेंट प्रोपोर्शन है क्या? जैसे मान लीजिए कि वाटर हम ले लेते हैं, वाटर। तो वाटर का यदि 18 ग्राम लें तो 18 ग्राम में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? H2 का 2 ग्राम हो जाएगा यहाँ से, और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 ग्राम। तो यदि हम वाटर का 18 ग्राम लेंगे तो उसमें 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन और 16 ग्राम होगा ऑक्सीजन। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 2/16 यानी 2:16 यानी 1:8 होगा, 1:8। मतलब ये रहा कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के वाटर बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा। इसी को कहा जाता है डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। राइट ऑप्शन ए होगा। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है? उसका नाम है पिंक हाइड्रोजन यानी गुलाबी हाइड्रोजन। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड एवं उप सह संयोजक यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो इसमें से यदि हम अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम ब्रोमाइड को देखें तो अमोनियम क्लोराइड NH4+ इसका NH4Cl इसका फार्मूला होता है। ये बना कैसे है? NH4+
और Cl माइनस के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने की वजह से, यानी NH4 प्लस यानी पॉजिटिव और Cl माइनस यानी नेगेटिव आयंस के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बनने की वजह से ये बना है NH4Cl। उसी तरीक़ा से NH से Br, NH4 प्लस और Br माइनस के बीच इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बना है उसकी वजह से बना है। तो अमोनियम आयन एंड क्लोरीन आयन या फिर ब्रोमीन आयन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बना है, इसकी वजह से बना है। अब यदि NH4 प्लस की बात, तो NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एक तो बॉन्ड मिल गया। दूसरी बात यह है कि NH4 प्लस यदि हम लें NH4 प्लस, तो ये कैसे बना हुआ है, ये अमोनिया यानी NH3 के पास यदि H प्लस आता है, H प्लस आयन आता है, तो इसके पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दे करके हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो जब कोई भी एटम बॉन्ड बनाने में अपना ही दोनों इलेक्ट्रॉन देता है तो उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। तो H प्लस और अमोनिया के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उस बॉन्ड के बनने में नाइट्रोजन ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लगा रहा है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल गया। इसके अलावा नाइट्रोजन एंड इन सभी तीनों हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो चाहे वो अमोनियम क्लोराइड हो या फिर अमोनियम ब्रोमाइड हो, इनमें तीनों ही तरह का बॉन्ड है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीनों ही बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं है। तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। किण्वन का प्रयोग यानी फर्मेंटेशन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है? जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ईस्ट के प्रेजेंस में ये इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH प्लस CO2 में टूट जाता है, इसी को कहा जाता है फर्मेंटेशन। ईस्ट के प्रेजेंस में इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाना, ये फर्मेंटेशन है। तो फर्मेंटेशन में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, इसकी वजह से यदि ब्रेड में इसका यूज किया जाता है तो ब्रेड फूल जाता है, वहाँ से बुलबुले टाइप के निकल जाते हैं, फफूंदी टाइप का निकल जाता है वहाँ से, तो ब्रेड में तो इसका यूज होगा। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल इटसेल्फ एक शराब है, तो शराब के क्षेत्र में तो इसका यूज होगा ही, तो मोर देन वन हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दही में क्या एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है? नहीं, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला, पपीता, ब्रोकली वगैरह में पाया जाता है, तो ये गलत है। संतरा में क्या एसिटिक अम्ल पाया जाता है? नहीं, संतरा हुआ या फिर नींबू हुआ यानी ऑरेंज या फिर लेमन, इन सब में ये सब सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। सिट्रस मतलब इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी गलत है। टमाटर या फिर पालक में क्या ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? बिल्कुल, इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो यही सही है, सी वाला, राइट ऑप्शन सी होगा। अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करता है? तो मान लेते हैं HCl हम ले लेते हैं, HCl प्लस वाटर में जब हम मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन के फेज में कोई भी एसिड H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन, तो या तो आप लिख दीजिए ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा H3O प्लस और Cl माइनस, तो ये आया कहाँ से? H प्लस है। ये हाइड्रोनियम आयन क्या है? H2O है और H प्लस है ये, तो क्या दिया? H प्लस आयन ही दिया। एसिड जो है सॉल्यूशन के फेज में H प्लस आयन देते हैं और बेस OH माइनस आयन देते हैं, तो राइट ऑप्शन सी होगा। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कॉस्टिक सोडा में सोडा आ रहा है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं सोडियम से आया हुआ है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। तो कास्टिक पोटास किसको कहा जाता है? पोटास मतलब पोटेशियम, तो जिसमें पोटेशियम होगा यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहा जाता है, KOH को। मिलेराइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो मिलेराइट निकेल का अयस्क है, निकेल का, राइट ऑप्शन ए होगा। मैग्नीज के कौन कौन से अयस्क होते हैं? मैग्नीज के पायरोलुसाइट और मैग्नेटाइट
ये अयस्क होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं? तो मैग्नीशियम के मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट, ये सब मैग्नीशियम के अयस्क होते हैं। एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है, तो अल्फा कण है क्या? तो हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। हीलियम का मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। एटॉमिक नंबर 2 है मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 4 होने की वजह से। तो 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। तो एक अल्फा कण में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2। राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा।